नमस्कार दोस्तों, मैं बनारस ग्लोबल टाइम्स से डॉक्टर नागेंद्र पाठक आज की कार्यक्रम में नए विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है विश्व विकलांग दिवस। तो विश्व विकलांग दिवस पर हम लोग जो बात करेंगे वह है विकलांग कल्याण एवं इसके आर्थिक पहलू। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं और ये इस विषय को आर्थिक पहलू से जोड़कर ये हमसे बात करेंगे और इससे आप लाभान्वित होंगे। तो पांडे जी, आपका बनारस ग्लोबल टाइम्स में के स्टूडियो में स्वागत है। आप आए और आप हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन कीजिए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि विकलांगता का व्यक्तिगत प्रभाव तो होता ही है, इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी होता है क्या? नमस्कार। ये एक ऐसा दिन है जिसको बहुत सेलिब्रेट करने के लिए तो नहीं मनाया जा सकता, लेकिन एक ये सामाजिक सच्चाई है कि पूरे समाज में, चाहे भारत हो या देश के विश्व के किसी भी कोने में, कुछ दिव्यांग लोग पाए ही जाते हैं। चाहे वो जन्मजात हो, चाहे जन्म के उपरांत किसी दुर्घटना के कारण, किसी बीमारी के कारण ग्रसित हों और वो सामान्य जिंदगी से जीने के लायक नहीं रह जाते हैं। तो ये विकलांगता एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और इसके मामले में निश्चित रूप से वो हमारे समाज के अंग हैं, हमारे परिवार के अंग हैं और जब तक समेकित विकास नहीं होता है, हम उनको साथ में लेकर के उनका विकास नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक विकास अपूर्ण रहेगा और एक जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो लो रहेगा। तो उनके लिए जहां तक ये बात है, उनके दो तरह की बातें होती हैं। यूनाइटेड नेशंस में के परिभाषा के हिसाब से यदि देखा जाए, जो इसके लिए बताया गया कि किनको हम उस श्रेणी में रखते हैं, तो कोई ऐसा इम्पेयरमेंट जो उनको किसी काम को करने से बाधित करता हो, हिंड्रेंस क्रिएट करता हो, और या कुछ ऐसा इम्पेयरमेंट जो उनको एक सोशल एक्सेसिबिलिटी पर भी बाधित करता हो, ये दोनों को हम उसमें कर सकते हैं, शामिल है उसमें। वैसे लोग अपने आंकड़े के हिसाब से लगभग 2% के आसपास जो आबादी है वो इंडिया में 2011 के जनगणना के हिसाब से लगभग 2% आबादी विकलांगता में थे और वर्ल्ड लेवल पर जो डाटा उपलब्ध है उस डाटा में मान के चलिए कि लगभग 16% की विकलांगता है किसी न किसी फॉर्म में। तो जो कि एक बहुत बड़ी आबादी, 16% होने का मतलब कि हर 6 में, हर 7 में एक आदमी वो फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, जो भी उसकी परिभाषाओं में आता है। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और ऐसे देखने में तो लगता है कि किसी एक व्यक्ति की समस्या है वो, लेकिन वो व्यक्ति की समस्या नहीं है, वो पूरे उस परिवार की समस्या है, फिर वो समाज की समस्या है, फिर वो देश की समस्या है। 2023 का में जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया था, उसका एक आंकड़ा है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि इंडिया के जीडीपी में 4% की कमी केवल इसलिए हो जा रही है कि हम लोग 2023 में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था कि इंडिया का जीडीपी 4% से कम इसलिए हो जा रहा है कि हम फिजिकली डिजेबल्ड लोगों को अपने वर्कफोर्स में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उनको शामिल करना चाहिए। यदि शामिल करते तो हमारे इंडिया का जीडीपी 4% और ज्यादा होता। तो 4% एक बहुत बड़ी मात्रा कह सकते हैं इसको। तो ये उसका जो आपने कहा जो आर्थिक पहलू है, आर्थिक पहलू तो है, यदि हमारा जीडीपी उतना 4% से और बढ़ सकता था तो एक बहुत बड़ी बात होती। तो ये केवल सामाजिक और पारिवारिक जिस घर में है उसकी वजह से नहीं, पूरे देश की उत्पादकता उससे कम होती है। और जनरल ऑब्जर्वेशन है कि यदि कहीं पर किसी के घर में कोई एक दिव्यांग हो तो उसकी तो अपनी जगह पर है, उसके साथ उसको अटेंड करने वाले एक आदमी को भी मिला लिया जाए तो उसकी भी जो उत्पादकता है वो भी दुष्प्रभावित होती है। तो बेसिकली एक आदमी नहीं, वो 2 आदमी या 2.5 आदमी का प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है। तो निश्चित रूप से उसके
आर्थिक पहलू तो है ही, आर्थिक प्रभाव है, और यही कारण है कि उनको मेन स्ट्रीम में जितना अधिक से अधिक लाने का पूरी दुनिया में इसका प्रयास किया जा रहा है। 1992 में यूएनओ ने इसको, उस स्थिति को विश्व विकलांगता दिवस मनाने के लिए घोषणा किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक हो, उनकी समस्याओं के समाधान के उपाय करे। समाज से मेरा मतलब सरकार भी उसमें शामिल है उनका, और उनको मेन स्ट्रीम में जितना अधिक से अधिक जोड़ा जा सके उनको जोड़ने का प्रयास करके समाज में एक समरसता और उत्पादकता में थोड़ी वृद्धि लाया जाए। तो इसका एक आर्थिक प्रभाव तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपने बताया कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 2% विकलांगता है, तो जो अगली जनगणना है, जो उसके परिणाम आएंगे, तो क्या उसमें इसकी बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है? देखिए, पहले 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लोग मान लें, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लें जस्ट श्रोताओं दर्शकों के बेहतर समझने के लिए। तो इसमें करीब 2.21% था 2011 के जनगणना के हिसाब से। इसको यदि होल नंबर में निकाले, एब्सोल्यूट नंबर में बोलना चाहें, तो पुरुषों की संख्या करीब 1.5 करोड़ होती थी और महिलाओं की संख्या करीब 1.18 करोड़ थी लगभग। अर्थात पुरुषों में विकलांगता महिलाओं की तुलना में ज्यादा थी। इसमें से आप ध्यान देने की बात है कि 69% जो आबादी थी विकलांगों की, वो रूरल सेमी अर्बन क्षेत्र में है और 31% अर्बन क्षेत्र में है। ये आंकड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब क्रियान्वयन की बात आएगी तो ये आंकड़े हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण इंडिकेटर बनेंगे। इसके अंदर में भी आप चलिए, थोड़े थोड़े महत्वपूर्ण जो विकलांगता है, जैसे देखने की विकलांगता, देखने की विकलांगता लगभग 19% है। सुनने की विकलांगता ये भी लगभग 19% है। बोलने की विकलांगता ये करीब 7% लोगों में है। मूवमेंट को, चलने घूमने वाली जिसको कहते हैं, उसकी विकलांगता करीब 20% है। मेंटल रिटार्डेशन जो मानसिक रूप से मंद हैं, उनकी संख्या करीब 6% है। मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस जिसको कहें, उनकी संख्या करीब 3% है। या ऐसे व्यक्ति जिसमें एक से ज्यादा विकलांगता है, उनकी संख्या 8% है। और जो इनके अलावा कुछ हो, करीब 18% और लोग हैं जो उनको विभिन्न विकलांगता है। इसमें भी हमेशा पुरुषों की संख्या जो है वो टोटल विकलांगों में से 50% से ज्यादा रही है, और निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या उसमें से 50% से कम रही है। इसमें से भी थोड़ा सा और देखेंगे तो एजुकेशन के मामले में करीब 61% ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर रहे हैं, 61%। और 12% ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड किया था, और 27% हैं जिन्होंने कभी कोई शैक्षणिक संस्था में जिनका प्रवेश नहीं हुआ था। 55% विकलांग जो है इलिटरेट हैं, 55%, जिसमें से पुरुषों की संख्या 62% और महिलाओं की मतलब 62% डिजेबल्ड लिटरेट हैं और 45% महिलाएं लिटरेट हैं। ये विकलांगों के ये थोड़ी मोड़ी मैंने आपको संख्या बताई। 36% विकलांग जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी तरह वर्क फोर्स में लगे हैं टोटल का, जिसमें 47% पुरुष काम में लगे हैं और 23% महिलाएं काम में लगी हैं। ये मोटा मोटी जो आंकड़ा है। अब हम लोग आते हैं इस पर कि जो 2011 का जो आंकड़ा था उसमें 2.21% का जो आंकड़ा है वो अब आगे वाले में क्या होगा। तो बीच में एक NF नेशनल फैमिली हेल्थ इंडिकेटर का एक सर्वे जो होता है, NHFD कहते हैं उसको, उसके सर्वे के हिसाब से भारत में विकलांगता घट के 1% से कम हो गई है। अच्छा उनके हिसाब से। लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ जब फिर जनगणना हो उसके डाटा आए तो, चूंकि वो सर्वे है, ये जो जनगणना होती ज्यादा रिगरस है, वो एक सर्वे है। तो सर्वे के हिसाब से एक डाटा आया है जिसमें कि जनसंख्या करीब 1% से मतलब लगभग 1% हो गई। तो उस हिसाब से संख्या काफी कम हुई है। तो मतलब इससे लगता है कि आगे चलकर इसकी संख्या कम होती जाएगी और ऐसी मतलब उम्मीद है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि विकलांगता को तो खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।
और इसके लिए इसके दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो इसके लिए सामाजिक जो संगठन है, एनजीओ है और सरकार क्या क्या करती है इस पर नियंत्रण पाने के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, विकलांगता को खत्म नहीं कर सकते हैं। विकलांगता कम हो सकती है, वो कम हो सकती है जो बाई बर्थ है। जैसे जैसे न्यूट्रिशनल ज्ञान लोगों का बढ़ रहा है, संसाधन बढ़ रहे हैं, तो जन्मजात विकलांगता थोड़ी कम होती जा रही है। जैसे अपने भारत के ही संदर्भ में देखें, या और जो विकासशील देश थे, गरीब देश थे, जहाँ पोलियो वगैरह की बीमारी ज्यादा होती थी, अब पोलियो का लगभग उन्मूलन हो गया। तो जन्मजात विकलांगता धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ने से। लेकिन बाद में होने वाली जो है, जैसे किसी दुर्घटना से या सब्सिक्वेंट किसी बीमारी से जो विकलांगता हो रही है, वो तो संख्या रहेगी। इनको जीरो तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव कम कैसे हो सकता है कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो, तो असिस्टिव मेडिसिन जो उसके लिए मैकेनिज्म है, जो डिवाइसेज हैं, वो उनको प्रोवाइड किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे से लिए गए, जैसे किसी के पास विजुअल प्रॉब्लम है, देखने की प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग कोई विजुअल एड दे सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे भी है कि चश्मे के अभाव में ही नहीं दिख रहा है, तो उनको चश्मा दिया जा सकता है। इस तरह से उसमें जो उनको संसाधन की जरूरत है, जिनको मूवमेंट की प्रॉब्लम है, तो उनको व्हील चेयर या कुछ और इस तरह की चीजें, अब आजकल इलेक्ट्रिक वाली व्हील चेयर भी दे सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोग उनको मेन स्ट्रीम में ला करके, सुनने वाले में जो किसी की समस्या है तो हियरिंग एड दे करके उनको कर सकते हैं। तो ये जब करके जिनको जिस चीज की जरूरत है, तो उनको जो असिस्टिव डिवाइसेस जितनी चाहिए, वो असिस्टिव डिवाइसेस यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और हम सब तक सही समय पर पहुंचा सकें, तो वो मतलब उनका प्रभाव थोड़ा, दुष्प्रभाव रादर कह सकते हैं, वो कम होगा और मेन स्ट्रीम एक्टिविटी में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि विकलांगता कोई एक पर्टिकुलर अंग की कमी है, उनके ओवरऑल कमी हो जरूरी नहीं है। क्योंकि इतिहास इस तमाम उदाहरणों से भरा हुआ है कि जिनको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं पढ़ाई में, लिखाई में, या दूसरे किसी कला में, संगीत में, नृत्य में, तमाम। सुधा चंद्रन अपने यहाँ एक पैर की डांसर थी, बहुत अच्छी डांसर रही थी। अभी लेटेस्ट में राम भद्राचार्य जी, दोनों आंख से जन्म, मतलब लेकिन उनकी विद्वता पर कोई सवाल। तो तमाम ऐसे लोग, रविंद्र जैन जो संगीत के क्षेत्र में थे, तो उनकी विकलांगता उनकी टोटल प्रतिभा को स्नैच नहीं करती है, उनको थोड़ा किसी एक पर्टिकुलर अंग की वजह से थोड़ा उनका एक्टिविटी दुष्प्रभावित होती है। तो जिससे दुष्प्रभावित हो रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग मतलब उनको दे सकते हैं डिवाइसेस, और वो उनके लिए सुगम रूप से उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से उनके दुष्प्रभाव को हम लोग कम करेंगे और वो मेन स्ट्रीम में शामिल होकर के जो उत्पादकता में थोड़ा हेल्प करेंगे। विश्व स्तर पर विकलांगता की क्या स्थिति है और अन्य देशों में विकलांगता कम करने के लिए, इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार क्या क्या करती है? वैश्विक स्तर पर तो सर हमने कहा, जो पुराने डाटा, वर्ल्ड WHO के डाटा के हिसाब से 16% विकलांगता है, भारत में 2.2% है। तो उस हिसाब से देखा जाए, डाटा के हिसाब से तो भारत बेहतर है। तो विकलांगता तो पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो सकती है। सवाल केवल इस बात का है कि ये ग्लोबल चीजें हैं। ग्लोबल लेवल पर जो सरकार, जो समाज जितनी आसानी से, जितनी सुगमता से अप्रोप्रिएट सपोर्टिव डिवाइसेस, जो उनको हेल्प करने वाले डिवाइसेस हैं, वो प्रोवाइड कराती हैं, तो वो समाज ज्यादा बढ़िया काम करता है। यहाँ पर एक बात जैसे समझने की चीज है कि मतलब WHO के परिभाषा के हिसाब से 500 ऐसे डिवाइसेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो कि हैंडीकैप के लिए जरूरी है, 500। अब उसमें से करीब 15 ऐसे डिवाइसेज हैं जिनको कि चलने फिरने वाली समस्या है, जो उनको जरूरत है। अब आप देखिए, ऐसे नजर दौड़ाएंगे तो अपने यहाँ 2 या 3 दिखलाई पड़ते हैं ऐसे सपोर्ट सिस्टम, जैसे व्हील चेयर या वॉकिंग स्टिक, या आजकल जो मोटराइज्ड व्हील चेयर जो आने लगे हैं वो। इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अंदर ही 15 आइटम्स हैं जो इन लोगों के लिए जरूरी है। तो इनकी उत्पादकता जो जितनी ज्यादा सुगमता के साथ बढ़ा सके, वो
उसके प्रभाव को कम कर लेगा। तो हर चीज के लिए धन की जरूरत होती है। आज की भी तारीख में देखिए यदि सबसे अच्छी बात तब होगी जबकि हम विकलांगों के प्रति किए गए काम को चैरिटी ना माने, उनको उनका हक देने का मान ले कि उनका हक है, या उनको मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयास है, उनकी जो जायज जरूरतों को पूरा करने का एक प्रयास है। हम उन पर चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम उनकी जरूरत थी उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सरकार को अपने जनगणना के हिसाब से, अपने डाटा के हिसाब से अपने बजट में प्रावधान करना होगा और उसको प्रावधान करके उसको कार्यान्वित करना होगा। भारत में 2023 में ही नहीं, पिछले 23-24 के बजट में करीब 1275 करोड़ का प्रोविजन किया गया था इस कल्याणकारी के उत्पादन के लिए। लेकिन ये जान के आश्चर्य हुआ कि वो भी पूरा का पूरा स्पेंड नहीं हुआ था, कुछ पोर्शन उसका अनस्पेंट रह गया था। तो इसका मतलब है कि इंटेंट और एग्जीक्यूशन में गैप था। इस इंटेंट और एग्जीक्यूशन के गैप को मिटाना होगा, उस पर करना होगा, वाकई उसके प्रायोरिटी के तौर पर, नेशनल प्रायोरिटी के तौर पर इसको करना होगा। तो जाकर के ये चीजें उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और दुनिया के जो भी देश जो साधन संपन्न हैं वो उनके हिसाब से सारी पॉलिसी तैयार करते हैं, उसके हिसाब से डिवाइसेस तैयार करते हैं। जैसे इवन यूरोपियन कंट्रीज में छोटे से फुटपाथ पर यदि 4 इंच का भी कहीं गैप है तो वहां पर भी रैंप बना होता है। उनके जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बस में भी रैंप बना होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी की हेल्प के बस में वो चढ़ सकता है। इवन पैदल भी फुटपाथ पर भी चलना है तो उस पर उसको किसी की जरूरत नहीं कि सामने कोई ऊंचा आ रहा है तो कोई पकड़ के उसका व्हील चेयर बाहर डरे, मोटराइज्ड। तो ये इस सभी चीजों के लिए धन की जरूरत होती है। तो जो सरकार इस पर जितना ज्यादा धन खर्चा करेगा वो उतना इस समस्या के दुष्प्रभाव को कम करने में जल्दी सफल होगा। जी। तो एक माना जाता है कि विकलांगता एक आपदा है जी। और आपातकाल में जो मीडिया है और स्वयंसेवी संगठन है, जो एनजीओ है, इनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि एक बात हम लोगों को ये मान के चलना होगा कि सबसे पहले विकलांगता के प्रति आम समाज को अपना माइंडसेट बदलना होगा। हम हमारे लिए वो दया के पात्र हों ऐसा नहीं सोचना होगा कि हम उनकी मदद कर रहे हैं इसलिए कि वो दया के पात्र हैं। दया के पात्र नहीं है, उनको भी मानना होगा कि हमारी तरह के समाज में भी उनकी वैसे ही हिस्सेदारी है। पहली बात तो एक माइंडसेट चेंज करना होगा। माइंडसेट चेंज करने के लिए समाज में जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर हो चाहे कलेक्टिव इन्फ्लुएंसर हो, मीडिया को मैं एक सबसे जबरदस्त इन्फ्लुएंसर मानता हूं और है भी। आई थिंक इसमें किसी को असहमति नहीं होगी। ये माइंडसेट को परिवर्तित करने के लिए मीडिया का बहुत जबरदस्त रोल है। और जब ये माइंडसेट का परिवर्तन होगा तो आप देखेंगे कि समाज के ओवरऑल मतलब उनके प्रति अप्रोच में परिवर्तन होगा। हम उस पर कुछ उनकी मदद करके एक जो अपने आप के अंदर एहसान की भावना लाते थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, वो भावना कम से कम खत्म होगी। हम दूसरे को, अपने भाई को कुछ दे करके एहसान नहीं करते हैं, तो यदि वो कमजोर है तो उसको उसका हिस्सा दे करके उसको क्यों हम एहसान देते हैं? तो माइंडसेट चेंज करने की जो जरूरत है, उस माइंडसेट के लिए मीडिया का और जो भी इन्फ्लुएंसर है उसमें समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। यदि मीडिया दुनिया के तमाम वैसे लोगों को जो फिजिकली चैलेंज्ड है और उनकी उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रसारित करे, छापे, बताए लोगों को, और भी उसके सक्सेस स्टोरी, उसके पॉजिटिव पॉइंट को हाईलाइट करें, तो हो सकता है आने वाले समय में जो पाठक हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो उसके डाटा कंज्यूम जो कर रहे हैं, उनके माइंडसेट में परिवर्तन होगा और यही इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा आगे के लिए। अच्छा, तो मेरा अंतिम प्रश्न है, विकलांगता का बाजार से क्या संबंध है? क्योंकि विकलांगता और बाजार जी, जो हम लोगों का जो विषय है, आर्थिक इसके पहलू, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि विकलांगता का बाजार से किस तरह का संबंध है? विकलांगता का बाजार से संबंध, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न कहा है। देखिए, इसमें मैं एक चीज केवल कहूंगा, शुरू में ही हमने कहा था अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कि 2023 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 4% जीडीपी का लॉस हो रहा है यदि हम उनको मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं कर रहे हैं।
अर्थात जैसे ही हम उनको मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेते हैं तो जीडीपी 4% से बढ़ जाएगा। अब ये तो एक जनरल सी बात हो गई। अब हम लोग इसको स्प्लिट डाउन करके नीचे आते हैं। हर व्यक्ति को जो जिनको जरूरत है, मतलब जो फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं, उनको जरूरत है कोई ना कोई एडिशनल, मतलब उनको सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस की। तो डिवाइसेस बनेंगे, इनको बनाना होगा। बनाने के लिए कुछ उद्योग डालना होगा। उद्योग डालना होगा मतलब उसमें पूंजी लगानी होगी। जब उद्योग डालेंगे तो उसमें उत्पादन होगा, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो जब डिवाइसेज उनके पास पहुंचेंगे तो उनकी जो उत्पादकता में वृद्धि होगी वो होगी। बीच में जो आर्थिक ये चक्र होगा, जो इकोनॉमिक साइकिल चलेगा, वो भी देश में रोजगार पैदा करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा और नए अवसर पैदा करेगा। जैसे अभी इंडिया में केवल एक कंपनी है जो कि इन लोगों का डिवाइसेस बनाती है, केवल एक है, और उसका प्रोडक्शन इंडिया में है और कंजम्पशन भी इंडिया में है। लेकिन अभी भी वो हमारी पूरी आवश्यकता नहीं कर पाता। हम लोगों को बहुत सी चीजें इंपोर्ट करनी होती है। अब इंपोर्ट में देखिए सबसे बड़ा समझने की बात है, जो बहुत सरल है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि यदि भारत के लिए कोई सामान विदेश में, जर्मनी में बन रहा हो या किसी भी दूसरे देश में बन रहा हो, वहां के बनाने वाले को यूजर का इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, तो वो अपने हिसाब से सामान बनाते हैं। यहाँ के लोगों की जो जरूरत होती, तो यहाँ के लोकल यदि मैन्युफैक्चरिंग होगा तो यहाँ उसको इमीडिएट यूजर का फीडबैक मिल रहा होगा। तो एक जब हम अपने देश में ये काम शुरू करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, तो जो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ने का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है वो हम लोगों का पूरा होगा। तो एक तो मैंने एक छोटे से उदाहरण के तौर पर बात कही। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो उनको हेल्प करने के लिए डिवाइसेज चाहिए, वो डिवाइसेज हम इंपोर्ट करते हैं। महंगे होते हैं, बाहर से आने वाले महंगे हैं, तो हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ज्यादातर गरीबों में विकलांगता ज्यादा है, रूरल इलाके में ज्यादा है, वहां पर ये साधन सुलभ नहीं है। तो जब हमारे यहाँ डोमेस्टिकली उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी मार्केटिंग होगी, तो उनके लिए सुलभ होगा। उनको यूज करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हम केवल एक वॉकिंग स्टिक की बात ना करें, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जिसको कि मेंटेन कैसे करना है, उनके रख रखाव के बारे में भी यूजर को जानकारी होनी चाहिए। फिर इमीडिएट यूजर को जो उसमें असुविधा हो रही है, वो अपने प्रोड्यूसर को उसका फीडबैक भी मिलेगा, तो अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करेगा। तो इस तरह से एक ये बहुत बड़ा बाजार क्रिएट होगा। और ये आपदा में अवसर तलाशना जैसे नहीं है, ये है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हम जैसे तमाम एवेन्यूज देखते हैं, वैसे एक एवेन्यू ये भी है। इसमें भी स्टार्टअप आ सकते हैं, इसमें भी बड़े कॉर्पोरेट भी आ सकते हैं। और ये केवल अनुदान या फिलैंथ्रोपी से चलने वाला काम नहीं है। इसमें निश्चित रूप से एक बजट के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से निवेश करके उन जरूरत की चीजों को उत्पादन करना होगा, और उत्पादन करके जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाना होगा। और इसकी प्राइसिंग कुछ इस तरह से करनी होगी कि उनके लिए अफोर्डेबल भी हो सके, क्योंकि हर समय चैरिटी के सहारे नहीं हो सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से यदि हम लोग बात करेंगे तो ये इधर हमारा उत्पादन, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और उन लोगों का भी जरूरत पूरा होगा जिनको की जरूरत है। तो ऐसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इसका आर्थिक पहलू, सकारात्मक पहलू है। तो मतलब कि बाजार, विकलांगता का बाजार बहुत बड़ा है, उसके डिवाइस जो उपकरण है उसका बाजार बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, हम लोगों की बातों से आप लोगों को बहुत सी जानकारी मिली होगी। जैसा कि आपने पांडे जी के द्वारा सुना कि हमारे देश में 2% से अधिक विकलांग है, और उनको मेन स्ट्रीम में ला दिया जाए तो हमारी जो जीडीपी है वो 4% बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। हम सरकार को और साथ साथ समाज को, समाज सेवी संगठन को ये प्रयास करना चाहिए कि जो विकलांग है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आपने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। और दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।